हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन अमन्स एकेडमी टुडेज क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है क्लास 10th के लिए है और ऐसे वन का प्रिपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर का नाम होने वाला है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जो चैप्टर नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी का। और एक बार सबसे पहले तो आज इंडेक्स देख लेते हैं कि व्हाट इज आवर इंडेक्स ऑल अबाउट। इस बार भी मैंने इंडेक्स को टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में इस तरीके से डिवाइड किया है, जो नया वाला रिन्यूड सिलेबस है ना, उसके हिसाब से कंप्लीटली फिट होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिखाई देने वाला है, दैट इज सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन इज पॉइंट 1। यहाँ पे बात होती है कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से साइंस हम लगाते हैं। साइन मींस जब सनलाइट की प्रेजेंस है, या फिर अगर कोई एक्वस फॉर्म में है या कोई सॉलिड फॉर्म में, या आप हीट कर रहे हो, तो अलग अलग साइन यूज होते हैं। वहां पे वो सारी साइंस पे डिस्कस होता है इस चैप्टर में। देन आफ्टर केमिकल इक्वेशंस, तो दो पार्ट में डिवाइड है। देखो जैसे लाइट चैप्टर है, क्या नाम है 10 नंबर चैप्टर लाइट। लाइट क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो पार्ट है ना। वैसे ही यहाँ पे दो पार्ट हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो दो पार्ट है। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखो लिखा हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एमसीक्यूज में आपको बैलेंस करने को भी आ सकता है, ठीक है ना, तो वो भी आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ अच्छे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये कहना चाहिए लाइफ एंड सोल है इस चैप्टर का। इसमें बेसिकली ये गिनती के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रिडॉक्स। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रेसिपिटेशन जो है और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन है, वो भी उतना ज्यादा नहीं, बट एक बार समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूं, यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हुआ हूं। आज सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और उसके साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस होने वाले हैं, डेफिनेटली उससे आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं वहां पे खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ऑफ आवर टाइम। एंड सबसे पहले यहां पे देखिए आज जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज स्पीकिंग दैट which of the following is a displacement reaction। क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? तो पहला वाला लिख रहा है MgCO3 को डिवाइड किया, सो व्हाट इज इट? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वाला कह रहा है 2Na प्लस 2H2O, और ये जान के क्या 2NaOH and H2 बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला H2 and O2 से वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज H2O। और फोर्थ है लेड नाइट्रेट, PbNO3, यहाँ पे PbO, NO2 एंड ऑक्सीजन, ऐसा बाय प्रोडक्ट में आपको रिजल्टेंट साइड पे मिल रहा है। अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको पता है उसका आंसर आप दे सकते हो। एक बार फिर भी मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होता है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे ABCD से समझाता हूं, इजी समझ में आएगा। अगर कोई एक कंपाउंड है A, ठीक है, एक कंपाउंड है A, प्लस उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक और कंपाउंड जो कि मिक्सचर है B and C का। यहां पे दो कंपाउंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, तो ये आपका हो गया है A और C के साथ रिएक्ट कर जाता है, सो दिस बिकम्स AC, है ना, दिस बिकम्स AC। और जो B वाला आपका इधर से बच रहा है, दैट इज डिस्प्लेस, उसे डिस्प्लेस करके AC अपना खुद का एक बॉन्डिंग बना लेता है। समझ में आ रहा है? ये वाला जो रिएक्शन है इसको क्या बोलोगे आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? A जो है वो B को डिस्प्लेस करके AC बना रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन में जहां पे AC बनता है ABC से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे इसे क्या कहते हैं, एक और नाम आप लोग याद कर लो। देखो क्या है कि MCQs में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें ओवरऑल 360 डिग्री पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसका एक नाम और दे सकते हो आप, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हो आप? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लीजिएगा। इसे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज मान लेते हैं ये Zn है, Zn मींस जिंक, ठीक है,
जिंक कैसे फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अभी इक्वेशन होता है तो उसमें साइन इस तरीके के दिए जाते हैं, है ना। जिंक से आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराओ, CuSO4। अब ये CuSO4 कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म होता है सर? सॉलिड लिक्विड गैस तो पता है। एक्वस कौन सा फॉर्म होता है? देखो, एक्वस मींस होता है विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, उस फॉर्म को क्या बोलते हो? एक्वस फॉर्म बोलते हो। तो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। और इसके बाद क्या बनाता है? तो देखो, इसको मान लेते हैं अपन A, इसको मान लेते हैं अपन B, और इस सल्फेट वाले कंपाउंड को मान लेते हैं C। तो क्या बनेगा? AC। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे AC। So ZnSO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस B कौन सा? कॉपर। तो कॉपर यहां पे अलग निकल जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग निकल जाता है, एंड दिस इज एक्वस फॉर्म। तो कुछ फॉर्मेशंस भी लिख रखे हैं यहां पे मैंने, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा, A B C AC प्लस B। तो फिर से चलते हैं अपन क्वेश्चन में और एक बार हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। सो द क्वेश्चन सेज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? तो यहां पे आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है ABCD में जो मैंने अभी पढ़ाया वो फॉलो कर रहा है? अब देखिए कौन सा ऐसा है जो दिखाई दे रहा है। आप देखो यहां पे A तो A प्लस B प्लस C वाले फॉर्मेट में है ही नहीं। B को देखिए, वो भी, हाँ, B को आप देख सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो। देखो 2Na प्लस H2O है और वहां पे क्या बन रहा है? NaOH प्लस H2। मींस जो C है A प्लस BC और वो क्या बन रहा है? AC। देखो NaOH है ना, AC, और निकल के क्या बाहर आ गया? आपका H2 बाहर आ गया। सो दिस इज ऑल एंड ऑल आंसर करेक्ट इज B। ठीक है, थर्ड C और D को भी देखो तो आप वहां पे आपको प्रॉपर्ली इसके आंसर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। द रीजन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन A प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस B, इस तरीकों को फॉलो करता है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था आज का, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 सेज बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंडपेपर। ऑप्शंस बाद में पढ़ना, पहले मैं कुछ आपको इसके बारे में बता देता हूं। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन जो होती है इस चैप्टर में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैग्नीशियम को लेकर के बर्न करते हो तो वो डेजलिंग व्हाइट कलर जो देता है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की। इसे हम देखेंगे वापस से, लेकिन ये पूछ रहा है कि जब आप मैग्नीशियम के जो रिबन है आपने उसे निकाला और उसे जब आप हीट करते हो तो उसके पहले क्लियर क्यों करते हो? तो अगर नहीं पता है तो जान लो कि क्लियर भी किया जाता है। तो इसके पहले मैं 4 ऑप्शंस रीड कर देता हूं और फिर बताइएगा कि क्यों क्लियर किया जाता है। इसको हम एक्सप्लेन भी डीप में करने वाले हैं आज। तो पहला लिख रहा है यहां पे, रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। रिबन का जो सरफेस होता है उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड जम गया है, उसे निकालने के लिए। सेकेंड, रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जम गया है जिसे निकालना चाह रहे हो आप? या फिर तीसरा, और तीसरा क्या कहता है? मेक द रिबन सरफेस शाइनर, इसे चमका के बढ़िया पॉलिश कर देते हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा दिखने लग जाए। दिस इज स्टूपिड, इसको तो कंसीडर ही मत करना, शाइन कर देते हैं मतलब क्या कुछ भी। और फोर्थ क्या कह रहा है? रिमूव ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन, रिबन से मॉइस्चर लग गया है, अगर मॉइस्चर हटा दे तो हो सकता है बर्निंग अच्छी हो जाए। तो चलो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं और उसके पहले एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड की लेयर्स इस पे चढ़ी हुई है ना, और ये एक फ्रेश वाली है। देयर इज 2 रील्स है ना, एक जो है वो नई वाली जो है वो लश्चरस है, बिल्कुल चमकदार दिख रही है, लेकिन अगर ये काफी देर तक रख दोगे ना इसे आप, तो क्या बन जाता है? ये रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब कैसा हो गया? डल कलर बना देता है ये। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने सैंड पेपर ले लिया, यहाँ पे सैंड पेपर देख लो आप, और एक छोटा सा पीस लेकर के हम इसे रब करते हैं, है ना। आप इसे रब करना स्टार्ट करते हो, बहुत तरीके से जब आप इसे रब कर देते हो तो इसके ऊपर का जो ऑक्सीजन लेयर है वो पूरी तरीके से हट गया है। क्या हुआ है? वो ऑक्सीजन लेयर पूरी तरीके से हट गया है। अब जब ऑक्सीजन लेयर हट गया मींस क्या हुआ था? उसमें ऑक्सीडाइज हुआ था वो,
ऑक्सीजन लेयर आपने सैंड पेपर से घिस करके हटा दिया उसका, अब उसको आप बर्निंग करोगे ना तो बड़े इजीली तरीके से होता है। तो देखते हैं उसका बर्निंग किस तरीके से होता है। नाउ लेट अस सी। सो लिया हमने इसको, और जैसे ही हम इसे फायर के पास में लेकर के जाते हैं तो इतना बढ़िया रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। ये एक डैजलिंग व्हाइट कलर आता है ना, नॉर्मल कलर से नहीं जलता ये। अच्छा एक बात और, बहुत सेंसिटिव होता है, डायरेक्टली अपनी आंखों से इसे देखना भी नहीं चाहिए, है ना। अब ये जो बचा हुआ रेसिड्यू है, ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन आपका। ये जो व्हाइट कलर का आपका रेसिड्यू बचा हुआ है, इसको आप अलग से ब्रेक करके देख लो। ये आपका आ गया है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और रिएक्शन लिखा हुआ है Mg+O2 और ये बना क्या रहा है MgO। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अभी चलते हैं वापस से क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुझे करेक्ट लगता है। और ये कहता है रिमूवल ऑफ लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। रिबन सरफेस से आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव कर लिया, इसीलिए आपने सैंड पेपर से उसे क्या किया था, रब किया था, ठीक है। अच्छा ये अनवांटेड होता है, क्यों रब करते हैं, डायरेक्ट भी तो जला सकते हैं, लोग जलाते हैं, बट क्या होता है ना कि बर्निंग उतनी इफिशिएंटली हो नहीं पाती है। अब बर्निंग इफिशिएंटली नहीं हो पाएगी तो मतलब क्या है, तो ये अनवांटेड होता है, ऑक्सीडाइज जो हो जाता है मैग्नीशियम, और इसे हम हटा दिया करते हैं पहले से ही सैंड पेपर में। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। एक से एक कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, केवल यहाँ पे मैं टिक नहीं करने वाला हूं कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, बट यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप एक जैसे 50 क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आप आराम से कर पाओगे। ऐसा ही चलने वाला है आज का ये पूरा लेक्चर, और इसे एंड तक के देखिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम वापस से मूव करते हैं, और लिखा हुआ है क्या, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा ऐसा प्रॉपर स्टेटमेंट है इसमें जो कि करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। लिख रहा है 3Fe फेरस, Fe मींस फेरस, आयरन। आयरन कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। फिर कह रहा है H2O है जो कि गैस फॉर्म में है, और जब उन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या हो रहा है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में प्लस H2 के आसपास कुछ गैसेस के फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन देखो, यहां पे 4 assumptions दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट्स। पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ऐसा हो रहा है कि आयरन मेटल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें। सेकेंड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड इज सेइंग वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फोर्थ वन जो आपका है वो कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 4 ऑप्शंस है, और उसके बाद जो आंसर देना है आपको वो ए, बी, सी और डी में देना है। अब ये ए, बी, सी और डी क्या है, पहला ए कह रहा है 1, 2, 3 करेक्ट है। दूसरा कह रहा है क्या, आपका फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। फिर तीसरा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, एंड सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो पहले तो अपन डायरेक्टली आंसर में जाने से पहले, है ना, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, और ये कह रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो धीरे धीरे से सारी चीजें समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन के लिए बोल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन के लिए बोल रहा है, मतलब रेडॉक्स के बारे में बात करना चाह रहा है। तो समझते हैं रेडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ये भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस डिस्कस। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। यहां पे क्या होने वाला है कि एक चाइना डिश ले लिया और उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर ले लिया, और उसे हीट करो आप जब आप इसे हीट करोगे तो कुछ ही देर बाद ये क्या होता है कि जो ब्राउन कलर है इसका ये डार्क कलर हो जाता है, कंप्लीटली डार्क हो गया। देख रहे हो आप, ये ब्लैक कॉपर हो गया है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐड कर रखा है। और ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, 2Cu + O2 = CuO। ये CuO क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें कि हाइड्रोजन गैस इसमें से सप्लाई करते हैं, तो वापस से क्या होता है, ये जो ब्लैक था ये ब्राउन कन्वर्ट हो गया। एक और रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, CuO है जो क्यूप्रिक ऑक्साइड मैंने बताया था, वो वापस से अपने हाइड्रोजन उस पर रिएक्ट कराया। कैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कराया, देखो बलून में हाइड्रोजन गैस थी, उसको आपने सप्लाई किया, तो हो क्या रहा है यहाँ पे Cu + H2O बन रहा है, दैट इज कॉपर वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, जो कि कैसा होता है, ब्राउनिश फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को।
अब इस रिएक्शन से मैं आपको बताऊंगा कि रेडॉक्स। तो यहां पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन जो हो रहा है ना वो क्या कर रहा है, H2O बना रहा है, ऑक्सीजन को मिल रहा है H2O को, और कॉपर ऑक्साइड जो है आपका वो ऑक्सीजन लूज करके Cu बना रहा है। तो अगर ये H2O बना रहा है जहां पे गेन्स ऑक्सीजन हो रहा है जिसे आप ऑक्सीडाइज्ड कहोगे, और अगर ये Cu जो है वो कॉपर बना करके ऑक्सीजन लूज कर दिया जिसे आप रिड्यूस कहोगे। तो जब भी कभी ये गेन ऑक्सीजन करेगा ना इसे आप ऑक्सीडाइज कहोगे, और जब ये लूज करेगा इसे आप रिड्यूस्ड कहोगे। तो दोनों चीजें हो रही हैं, आपको एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, पहली शर्त क्या है, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, या फिर आप इसे कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे में हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन यहां पे क्या है, विच गिव हाइड्रोजन, अपोजिट होता है, विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये दोनों डेफिनेशन ऊपर के समझाता हूं। वही वाला एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे, CuO प्लस H2, ठीक है। ये बना रहा है क्या, Cu प्लस H2O। सिंपल सी बात है कि जो H2 है ना, यहां आकर के इसको ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है यहां पे। तो यहां पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और इसको देखिए आप, यहां पे पहले से ऑक्सीजन है और इस तरफ आकर के क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ये। तो क्या लिखोगे आप, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, बस। अब एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रख लो यहां पे कि कभी भी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे आप बोलोगे रिड्यूस्ड एजेंट। क्या बोलोगे आप, रिड्यूस्ड एजेंट। और कहीं पे भी रिमूवल ऑफ O2 हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसे क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वापस से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब इतना इंफॉर्मेशन आपको हो गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अब आप बड़े इजीली इन 4 ऑप्शंस को पढ़ करके आराम से आंसर दे सकते हो। तो पहला वाला क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखते हैं। फर्स्ट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो वहां पे Fe है, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं। उस तरफ देखो Fe3O4 मींस O4, ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या कहता है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आप इसमें देखिए सेकंड, Fe प्लस H2O, और जो H2O है उसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मींस ऑक्सीजन जा रहा है उसका। तो 4H2, O कहां गया, रिड्यूस हो गया। तो सेकंड वाला भी सही है इसका। थर्ड पे चलते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी अभी पढ़ा है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। वाटर क्या हो रहा है, देखो H2O। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है इसका रिड्यूस हो रहा है, तो इसे आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हो। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। एंड वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है क्योंकि पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है। सो दिस इज हाउ जो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों चीजें सही हो रही हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अवर क्वेश्चन नंबर 4 सेज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अभी अभी पढ़ा हमने रिडक्शन क्या होता है, इस रिडक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड सेज दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फोर्थ सेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो बस इसी टर्म में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और रिडक्शन मींस जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। एक में एडिशन होता है ऑक्सीजन का जिसे ऑक्सीडेशन कहते हो, एक में रिमूवल होता है ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन एडिशन होता है तो उसे आप रिडक्शन कहते हो।
यहां पे कुछ नई चीजें हैं, दो नए टर्म दिखाई दे रहे हैं। कौन से? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म पे भी ये बात कर रहा है कि कौन सा रिडक्शन होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक बार मैं पूरी लिस्ट दिखा देता हूं। क्लास 11th में इसका कंप्लीट डिस्कशन है, फिर भी एक बार मैं आपको क्लास 11th से लेकर के यहां पे एक बार लिस्ट क्लियर कर देता हूं। तो ये जो लिस्ट आपको कंप्लीट 7 दिखाई दे रही है, रिडक्शन इन प्रोसेस विच फॉलोज, क्या क्या चीजें इस रिडक्शन में फॉलो होती है। सबसे पहली बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आता है? रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी बात हुई। दूसरा क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो पता था हम लोगों को। तीसरा, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल्स, फिर एडिशन ऑफ मेटल्स, फिर फिफ्थ, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, सिक्स्थ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 7 के 7 स्टेट्स हैं और हमें 6th नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप रिडक्शन किसे कहोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहोगे, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे आप क्या कह दोगे? उसे आप ऑक्सीडेशन कह दोगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट से आपके कम से कम 7 से 8 टाइप के एमसीक्यूज यहां पे क्लियर होते हैं। बस ये ध्यान रख लीजिए, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है आपका? द आंसर विल बी डी। ठीक है, अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, और जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? देखो, ये भी इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये दोनों के बारे में बात होगी। दोनों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो अपन अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। क्विक लाइम जैसे आप हिंदी में चूना कहते हो, जब पानी डाल देते हैं चूना में तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है क्या? वो जानना चाहता है। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। अगर आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है क्या? सी, एवापोरेशन ऑफ वाटर एंड डी, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। जैसे आप कपूर कहते हो, उसको जब आप सब्लिमेट करते हो या आप उसे जलाते हो तो वो वाटर नहीं फॉर्म करता, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो डायरेक्ट किस स्टेट में चला जाता है? एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैसियस स्टेट में चला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सही है क्या? सेकंड थर्ड सही है क्या? फर्स्ट फोर्थ सही है या फिर सेकंड फोर्थ सही है? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं आज कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, और उसके बाद वापस से आएंगे इस क्वेश्चन में और बताएंगे कि आंसर इसका वास्तव में कौन सा सही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द फेमस डायग्राम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो पहले वाले में देखिए आप क्या दिखाई दे रही है? आपको एक आइस क्यूब दिखाई दे रही है। अब आइस क्यूब अगर कहीं रखी हुई है तो आप खुद ही सोचो कि आइस क्यूब क्या करेगी? आसपास का जो हीट है वो अपने पास लेगी। आइस क्यूब विल रिसीव द हीट, यस और नो? और ऑन द अदर हैंड एक्सोथर्मिक में एक फायर है। ठंडी के दिनों में आप फायर के पास बैठ जाते हो, मींस व्हाट यू वांट हीट फ्रॉम फायर, हीट बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हैं, पहला वाला एंडोथर्मिक का और दूसरा वाला एक्सोथर्मिक का। एक्सो वर्ड जो है ना, उसका मतलब होता है एक्सटर्नल, थर्मिक मींस टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्सटर्नली अगर आपको मिल रहा है उससे, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे हम देख रहे हैं इन दोनों डायग्राम्स में, और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पे एक और डायग्राम आप देखिए। यहां पे 2 बीकर हैं। पहले वाले बीकर में आपका क्या रखा हुआ है? क्विक लाइम। क्विक लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप CaO के फॉर्मूला से जानते हो। और उसके सेकंड वाले में क्या कर रहा हूं मैं? वाटर उसमें ऐड कर रहा हूं। तो क्या होता है कि जो क्विक लाइम होता है CaO, जब उसमें वाटर पड़ जाता है तो वो हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है? वो स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिस होते हैं। तो वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं डिटेल में। देयर इज वन बीकर। इस बीकर में हम बहुत सारा रखे हैं क्विक लाइम। इधर हम लाइम स्टोन को एक एक करके वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले को ऐड किया, और देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी मेजर करूंगा इसका। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहा है, सो नाउ वी हैव द थर्मोमीटर हियर, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, लेट अस डिप इट ऑन द वाटर, ऑन द बीकर। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 25 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे 46.5 हो गया है, और थोड़ी देर में और भी इंक्रीज हो सकता है। सो व्हाट इज हैपनिंग?
इट इज आपका जो एनर्जी है वो एक्सटर्नली आपको मिल रहा है। 60 डिग्री हो गया देखो यहाँ पे, सो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग ये बढ़ रहा है। रिएक्शन क्या है, CaO प्लस H2O, ये CaOH का ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। एक बार हम फिर से देखते हैं दूसरा वाला। एक तो लाइम के साथ देख लिया, अब एसिड को डाइल्यूट करेंगे। यहां पे एसिड रखा हुआ है आपके पास, इसे डिसॉल्व करोगे आप तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले तो हम एसिड को निकाल लेते हैं यहां पे, और एसिड हमारे पास में बहुत कम क्वांटिटी में डालना होता है हमें, ये ध्यान रखिएगा। एक ड्रॉपर लिया हमने और एक एक ड्रॉप इस तरीके से आप एसिड को डाइल्यूट करते हो। हमेशा प्रोसेस यही होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं। आप वाटर को एसिड में नहीं डालोगे, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ड्रॉप हमने इसे ऐड कर दिया यहाँ पे। डाइल्यूशन धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आराम से धीरे धीरे करके लैब में प्रोसेस फॉलो की जाती है। और इसके बाद जब एक बार ये कंप्लीटली पूरा पोर हो जाता है इसमें, फिर क्या करते हैं हम, वाटर में एसिड मिल गया है, अब हमें टेम्परेचर मेजर करना है इसका। अब टेम्परेचर आप देखो बहुत क्लोजली, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं आपको, और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इनिशियली 24-25 डिग्री सेल्सियस था और ये 52 डिग्री तक के पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कितना ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर है। सीधा सीधा 25-26 डिग्री का उछाल मार रहा है इसमें, है ना। मरकरी का लेवल धीरे धीरे करके 50 से ऊपर भी जाता है। इट मींस आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों चीजें देख ली हैं, पहला रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम और दूसरा भी देख रखा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो ये दोनों आपको समझ में आया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो पता चल गया होगा, दोनों से टेम्परेचर बाहर आ रहा था, थर्मामीटर इंक्रीज कर रहा था अपनी रीडिंग। तीसरा वाला लिखा हुआ है एवोपरेशन ऑफ वाटर। वाटर जब एवोपरेट होता है तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होता। ठीक है, बाहर से आपको हीट की जरूरत होती है। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है एवोपरेशन का कॉन्सेप्ट। तो थर्ड तो नहीं होगा, और फोर्थ को देखते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर को जब आप जलाते हो कपूर को, तो आप बाहर से एनर्जी उस पर देते हो, ना कि उससे एनर्जी आपको मिलती है। एनर्जी बाद में थोड़ी बहुत मिलती है, बट यहाँ पे ये जो दो देखा हुआ है हमने, इन दोनों में क्या हो रहा है, नेचुरली एनर्जी एमिट कर रहा है। इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं और खूब सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। ये दो चीजें रखी है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड रख ली और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रख लिया है। द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म आर। अब आपको ये रिएक्शन ही नहीं पता होगा, क्योंकि क्या है ना, इस साल दिक्कत ये है, 2 सालों से स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लैब अपनी ओपन नहीं है। अब लैब ओपन होती तो टीचर्स कुछ आपको करके दिखा पाते, और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखो। ABCD, A लिख रहा है क्लोरीन, B लिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C इज बेरियम सल्फेट एंड D इज सल्फर। आपको ये भी बता दूं कि जो CBSE है इस बार से जो क्वेश्चन लेकर के आने वाला है, एप्लीकेशन बेस्ड हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स पे देने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट पे, मैं आपको एक्सपेरिमेंट इसका सबसे पहले दिखा देता हूं, उसके बाद किसी कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे और आंसर को टिक करेंगे कि देयर इज H2SO4 और दूसरे वाले में BaCl2। दोनों चीजें दिख रही हैं आपको। एक टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, H2SO4 को ऐड कर दोगे। ठीक है, H2SO4 ऐड हो गया आपका, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, BaCl2 को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप BaCl2 को उठा रहे हो यहाँ पे, और जैसे ही पोर करते हो, देखो पूरा व्हाइट सा है ना, कंप्लीट व्हाइट सब्सटेंस आपको यहाँ पे पर्सिपिटेट मिलने लग गया है। ठीक है, दिस इज व्हाइट पर्सिपिटेट। इस पर्सिपिटेट को आप बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि पर्सिपिटेट मतलब जो होता है ना, दैट इज सॉलिड फॉर्म, जो लास्ट में बच जाता है। वाटर अलग हो जाएगा, पर्सिपिटेट जो दिखाई दे रहा है ये अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ इसकी रिएक्शन क्या है। 2 चीजें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, ये दोनों चीजें जो है ना, जब ये मिलती हैं आपस में तो व्हाइट पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ था। जो व्हाइट पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ था, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, BaSO4,
ASO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्या मिल रहा है आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। तो दिस इज योर रिएक्शन। अब वापस से हम क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें आपका प्रोडक्ट फॉर्म करा रहा है वो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट एंड HCl मिल गया। नाउ ऑल ऑफ यू लेट अस गो ऑन द क्वेश्चन अगेन एंड यू विल बी एबल टू सी हियर बेरियम सल्फेट दिख रहा है आपको सी नंबर ऑप्शन में। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेरियम सल्फेट देख भी लिया हम लोगों ने। इसके बाद फटाफट से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में एंड क्वेश्चन नंबर 7 से इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई व्हिच लॉ। यहां पे 4 लॉज दिए हुए हैं, आप केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करते हो, क्यों बैलेंस करते हो। पहला कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्थ कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारा सब कुछ 11th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में है। अभी बस इतना सा समझ लेना है हमें कि क्यों हम बैलेंस करते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूं, क्योंकि दोनों तरफ पता है मास बराबर हो जाए। तो कौन सा लॉ लग रहा है आपको इसमें, फर्स्ट वाला, क्या, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, ऑफ मास। अब कल क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। द क्वेश्चन इज, उसने लिखा गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क यू दैट ये बैलेंस्ड कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो ये बैलेंस्ड के लिए उसने इक्वेशन दिया Al प्लस NaOH। मैं लिख देता हूं यहाँ पे उस इक्वेशन को, Al प्लस NaOH। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। NaAlO2 एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन आपका है एंड यहाँ पे H2 बन रहा है। सो दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन। अब आप इसको बैलेंस करो। काफी डिफिकल्ट था इसको बैलेंस करना, उसके लिए इसीलिए उसने मुझे पूछा एंड शी वाज द वन ऑफ द टॉपर ऑफ आवर क्लास। सो इसको इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है जो मैंने बाद में किया। इसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, NaOH को भी एज इट इज रहने दिया। और उसके बाद देखो आपने इसमें NaAlO2 प्लस H2, तो इस H2 से आपने क्या करना है, 1.5 H2 कर देना है इसे। मतलब बैलेंसिंग में कई बार आपको डेसिमल्स में भी लेके जाना पड़ सकता है। 1.5 H2 और ये गैसियस फॉर्म में। अब देखिए 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है, H एक ही है। 2 ऑक्सीजन और चाहिए आपको क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हैं। तो इस स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, प्लस H2O ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप डायरेक्ट कुछ भी 1 2 1 2 करके ऐड कर दिए। आपने यहाँ पे वाटर ऐड करना था और आपने यहाँ पे 1.5 H2 ऐड करना था। तो मुझे लगता है ये आपको कंप्लीट रिएक्शन है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से और आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, बैलेंस इस हिसाब से करते हैं कि दोनों तरफ जो मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम जब वापस से जाते हैं तो क्या आता है आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज ऑप्शन ए। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा। पहला कहता है डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा होता है यहाँ पे, तो ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट पे ही है। तो समझते हैं कौन सा होता है। चलिए एक बार वापस करते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर में फ्लो कराते हो ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका ये H2O है। H2O में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो ये H2 2H2O के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आ जाता है, प्लस O2 ये भी गैस के फॉर्म में आ जाता है। ये एक प्रोसेस होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के लाइसिस होते हैं, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मींस होता है ब्रेक डाउन। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से आपका ब्रेक डाउन होता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो आप, ठीक है। तो ये कौन सा वाला रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन है, 2 और बता देता हूं आपको। पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा बता देता हूं इसके साथ ही साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो हो चुका है, एक बार आपको डिकम्पोजिशन बता देता हूं।
इन दोनों को इजीली समझाने के लिए कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो जाते हैं ए बी, ये दो कंपाउंड हो गए आपके, ये दोनों कंपाउंड ए और बी ए बी बना देते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन में इसका ऑपोजिट होता है, एंटोनिम्स कह सकते हो इसका, ए बी जो है वो ए प्लस बी को फॉर्म कर देता है। तो यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये वाला या ये वाला, ए बी ए प्लस बी डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होने वाला है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 9 हियर सेज दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने जान लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो हमें बता दो आप द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग, ये जो दोनों के दोनों गैस फॉर्म में लिबरेट हुए थे ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या होने वाला है। तो मैंने लिख के दिखाई दिया था, आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, वहां पे क्या क्या था, 2H2 प्लस O था, तो 2:1 का रेशियो था। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। एक बार वापस से रिएक्शन देखना हो तो ये देख लो, 2H2O लिक्विड फॉर्म में है, 2H2 दैट इज गैस फॉर्म प्लस O2 इज गैस फॉर्म, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है A B C D, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, द ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि 2:1 का यहाँ पे रेशियो बना रहा है। तो देखो एक प्रोसेस को आप समझ रहे हो और कितने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कर पा रहे हो। अभी तो आप देख ही रहे हो, एग्जाम्स में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी पैटर्न पे बहुत सारे देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये बना रहा है लेड क्लोराइड और कॉपर बाहर निकल के आ रहा है। अब ये कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, मैंने बता ही दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है, A प्लस BC AC प्लस B बना देता है। एक एग्जांपल भी दिया था आपको, Zn सॉलिड में था, CuSO4 आपका एक्वस फॉर्म में था, और वो ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में बना देता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम इसी के जैसा वहां पे भी हो रहा है, Pb प्लस CuCl2 ये AC बना रहा है, A मींस Pb एंड Cl2 मींस योर C, तो दोनों चीजें मिलाकर के AC प्लस B एंड आंसर विल बी D व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, फेरस सल्फेट जो होता है जब आप इसे स्ट्रांगली हीट करते हो क्या होता है, अंडरगोस डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, लिख रहा है फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। अच्छा ये ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड जो होता है ना, ये आपका रस्ट होता है, रस्ट को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर आप इमीडिएटली बोल दोगे अगर आपको ये पता हो गया तो। फिर कहता है फेरिक ऑक्साइड बना लिया, इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो फेरिक ऑक्साइड है, और कलर कौन सा चेंज कर रहा है यहाँ पे, ये सारे हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे वन में देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। बस हम लास्ट में आ चुके हैं वीडियो के, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू ब्लू, ग्रीन टू ग्रीन। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्राउन। अब ये एक्सपेरिमेंट किया हो तो पता चले, तो चलो एक बार कर लेते हैं वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको सजी हुई दिखाई दे रही हैं। आपका सबसे पहले तो फेरस सल्फेट दिखाई दे रहा है आपको, देन टेस्ट ट्यूब होल्डर इज देयर, और बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे बिछी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आपको एक मैच बॉक्स भी दिखाई देगा, एंड वाटर ऑल्सो देयर इन द बीकर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका ये जो सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ये कैसा दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल ऑफ अ ग्रीन कलर क्रिस्टल्स होता है। सो लेट अस सी दिस, दिस इज अ ग्रीन कलर। नाउ वी विल टेक इट इनटू टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और एक क्रैकलिंग साउंड बन रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें पहले से ही होते हैं, इसलिए क्रैकलिंग साउंड होता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपका, ये इवोपरेट होकर के बाहर की तरफ आ रहा है। अब आप चेक भी कर सकते हो इसे कि क्या कौन सी गैस प्रेजेंट है इसमें, लेकिन वो हमारा अभी मैटर नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने एक लिटमस पेपर उसके पास लेकर के हम जाते हैं, और वो जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन जो दिख रही है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। यहाँ पे हाइड्रेट फेरस सल्फेट है आपका,
हाइड्रेट फेरस सल्फेट है आपका, जो कि कैसा है 7H2O, मींस उसमें वाटर का प्रेजेंस है। उसको क्या कर रहे हैं हम, जब एक्सट्रीम हीट करते हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज Fe2O3। मेन क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड, और इसे आप रस्ट कहते हो। इसे बर्न करना स्टार्ट करते हैं। चलो, वैसे जो इसकी गैस निकल के आ रही है ना, ये आपकी एसिडिक फॉर्म की होती है, तो इसे चेक करने के लिए लिटमस पेपर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। वी आर यूजिंग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, और यहाँ पे एसिडिक गैस फॉर्म हो रही है आपकी, ठीक है। बस ये तो एक इंफॉर्मेशन ही है आपका, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, बट इसे हीट करने में काफी टाइम लगता है। हम इसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी से आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं, है ना। आपको क्या दिखाई देता है, एक ये जो मेन है, दिस इज व्हाट यू विल सी। ब्राउन कलर का आपको ये Fe2O3 जिसे आप रस्ट कहते हो, ये आपको दिखाई देता है। और इसे अभी और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसे बाहर भी निकाला जा सकता है, पर्सिपिटेट है ये, इसे बाहर निकालो और ऐसा आपको दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। वापस से एक बार क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन में डी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रीन टू ब्राउन। तो ये कैसा हो रहा था, पहले ग्रीन था और अब लास्ट में बहुत ज्यादा हीट करने के बाद ब्राउन हो गया। अब ये चीजें ना आपको बुक में पढ़ करके नहीं समझ में आएंगी, ऐसे ही समझ में आएंगी जब आप वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करोगे। और आई एम जस्ट मेकिंग द लर्निंग सो इजी so that you all can have understand very basic things by seeing all these things in a virtual experiment like. So students, आज हम लोगों ने 11 MCQs यहाँ पे देखे आज की वीडियो में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखे हो, बहुत सारे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आप देखे हो। इसी के बेसिस पे और भी कुछ MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगा एक स्लाइड में। आप उसका स्नैपशॉट लीजिएगा और मुझे सारे आंसर्स आप लोग दीजिएगा। मुझे आंसर्स देने के लिए जिनके पास मेरे नंबर है वो डायरेक्टली मुझे सेंड कर दीजिएगा, और जिनके पास में नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेकर के या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिखिए। आई विल टेल यू वेदर द थिंग्स आर राइट और रॉन्ग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।